गाइज, आज हम बीपीएससी टीआरई 3 सोशियोलॉजी का पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब 71 से शुरू है कि और इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, 150 तक जाएंगे 71 के हिसाब से। तो पहला क्वेश्चन है रिसर्च इंटरव्यू आर फॉलोइंग टाइप्स। रिसर्च इंटरव्यू कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं? अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, तीनों हैं, तो मोर देन वन ऑफ द अबव, डी राइट होगा। नेक्स्ट है सोशल इनइक्वालिटी सोशल विकास। सोशल इनइक्वालिटी सोशल विकास कह रहा है समाज सामाजिक असमानता है, क्योंकि दे आर नॉट अबाउट इंडिविजुअल बट अबाउट ग्रुप्स। ये व्यक्तिगत नहीं, समूह में रहते हैं। नहीं सही है, ये तो हो नहीं सकता। दे हैव ओनली इकोनॉमिक बेसिस, ये भी नहीं हो सकता। दे आर सिस्टमेटिक एंड स्ट्रक्चर, ये संरचनात्मक और स्ट्रक्चर बेस पर ही सोशल इक्वालिटी को इंक्लूड किया जाता है, तो सी इज राइट। बाकी दोनों अमान्य है। नेक्स्ट है इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन ऑफ सिंगल पर्सन ग्रुप आर इवेंट इज एसोसिएटेड विथ। कहता है डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करना है सिंगल व्यक्ति के लिए या व्यक्तिगत अध्ययन के लिए अथवा ग्रुप में, तो वो किससे एसोसिएट होता है? तो जाहिर सी बात है केस स्टडी, जिसे कहते हैं व्यक्तिगत अध्ययन। डेटा एनालिसिस ऑब्जर्वेशन बिल्कुल नहीं होगा, सी इज राइट। नेक्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को किस रूप में देख सकते हैं? इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल। हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पाएंगे, कल्चरल भी मजबूत होंगे, सोशली भी मजबूत होंगे, इकोनॉमिक बेस पर भी। जैसे आजकल एजुकेशन इकोनॉमिक बेस, कैपिटल बेस बहुत हो चुका है, तो ए बी सी इज राइट, डी इज राइट, मोर देन वन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा हिंदी में है, हिंदी में देख लेते हैं। स्व साक्षात्कार के कितने प्रकार हैं? तो तीनों इन्हीं के हैं, संरचित, असंरचित और संरचित। डी हमारा सही है। सामाजिक असमानता सामाजिक है, क्योंकि वे व्यवस्थित और संरचित होते हैं, राइट। सी ऑप्शन सही है। एकल व्यक्ति, समूह या घटना की गहन जांच किसके साथ जुड़ी है? तो व्यक्तिगत अध्ययन। अगर एकल व्यक्ति या समूह या घटना की गहन मतलब के डेप्थ हिस्ट्री करेंगे तो व्यक्तिगत अध्ययन में जाता है, तथ्य विश्लेषण अवलोकन नहीं है, राइट। शैक्षिक योग्यता है, इसमें किसका उदाहरण है? शैक्षिक योग्यता में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक तीनों है, राइट, डी। अगर हम इसमें एक से अधिक ना होता तो हम सामाजिक पूंजी पे जा सकते थे, बट एक से अधिक ऑप्शन देने की वजह से हम तीनों पे जा रहे हैं, राइट, इज राइट। नेक्स्ट है व्हिच टेक्निक ऑफ क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन इज फॉलोड बाय रिसर्चर टू अंडरस्टैंड पीपुल इन देयर नेचुरल सेटिंग। कह रहा है कौन सी क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन की टेक्निक विधि है जिससे कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों में लोगों के लिए रिसर्चर का यूज कर सकते हैं। तो इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी। हम अगर निकल रहे हैं फील्ड में तो हम दो सब प्रकार से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं क्वालिटेटिव मेथड से। इंटरव्यू भी क्वालिटेटिव में आता है, ऑब्जर्वेशन भी आता है, ऑब्जर्वेशन दोनों में आता है, केस स्टडी भी आता है। तो यहाँ पर दो से अधिक हो जाते हैं तो मोर देन वन हो जाता है, डी इज राइट, ए बी सी। नेक्स्ट है हु डिफाइंड सोशोलॉजी साइंस एज ए साइंस व्हिच अटेम्प्ट एन इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग इज सोशल एक्शन। ये मैक्स वेबर का बहुत फेमस डिफिनीशन भी है और डिफाइन भी किए हैं। इनको यहाँ पर कीवर्ड देखें तो इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग और सोशल एक्शन का कीवर्ड भी है। सी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अकॉर्डिंग टू होम सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट के बारे में केवल और केवल जोखिम बताते हैं। ये कहते हैं सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है, सी इज राइट। नेक्स्ट हिंदी में देख लेते हैं। लोगों को उनकी प्रकृति, प्राकृतिक और परिवेश में समझने के लिए गुणात्मक तथ्यों की किस तकनीक का अनुसरण किया जाता है? हम गुणात्मक तथ्य क्या करेंगे? साक्षात्कार दोनों में हो सकता है, अवलोकन हमारा दोनों में आता है, व्यक्तिगत अध्ययन गुणात्मक है ही है, तो दो से अधिक हो गए, तीन हो गए, उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन राइट। किसने प्रभावित किया समाज साथ? एक ऐसा साथ है जिसमें सामाजिक कृत्य की व्याख्यात्मक समझ का प्रयास किया जाता है। व्याख्यात्मक समझ हमारे मैक्स वेबर इस पर ज़्यादा जोर देते हैं। नेक्स्ट है किसके अनुसार समाज का सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है? तो इमाम दुर्खिम के अनुसार, सी इज राइट। नेक्स्ट है व्हाट आर द की प्रिंसिपल व्हिच एक्सप्लेन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के लिए कौन सा गुड सिद्धांत है, अच्छा सिद्धांत है? ए है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी, नॉट सिंपली अ फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बी ए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन प्रीस्ट ओवर जनरेशन। सी ए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज सपोर्टेड बाय द पैटर्न बिलीफ और आइडियोलॉजी। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन जहाँ तक सही है। पहला है, कह रहा है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है सामाजिक वर्गीकरण है, समाज का ऐसा करेक्टरिस्टिक है, नॉट सिंपली ए फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल, ये व्यक्तिगत नहीं बल्कि सब पर लागू होता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन परसिस्ट ओवर जनरेशन, ये जनरेशन पास हुआ करता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज सपोर्टेड बाय पैटर्न बिलीफ आइडियोलॉजी, बिल्कुल इस पर भी निर्भर करता है, तो मोर देन वन ऑफ द
एबव, डी इज राइट। नेक्स्ट है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कल्चरल मेंशन इज सरोकिन साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। तो सरोकिन की साइक्लिकल थ्योरी सोशल चेंज के बारे में क्या सही है? आइडियलिस्टिक सनसेट, तीनों हमारा राइट है, डी मोर देन वन ऑफ द अबव। 87 विच आर द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन कोजर थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। कौन सा इसमें कोजर ने नहीं कहा है? पहला है कॉन्फ्लिक्ट इज यूनिवर्सल फिनोमेना, ए सार्वभौमिक कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन को लीड करता है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब विनाशकारी होता है, कॉन्फ्लिक्ट हैज सम पॉजिटिव फंक्शन। हमारा ए और सी सही है, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा हुआ करता है, कॉन्फ्लिक्ट एक पॉजिटिव फंक्शन के थ्रू कोजर ने पढ़ा था, बट ये विनाशकारी होता है ऐसा नहीं कहे हैं कोजर, बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अस्थिकरण की व्याख्या करने वाले प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? तो व्यक्तियों के बीच विभिन्नता का एक प्रकार ही नहीं बल्कि समाज की एक विशेषता है सामाजिक अस्थिकरण, ये भी सही है। सामाजिक अस्थिकरण पीढ़ी से पीढ़ी बना रहता है, सामाजिक अस्थिकरण विश्वास और विचारधारा का समर्थित है। तुम्हारा तीनों तीनों राइट है, डी हमारा राइट होगा ऊपर तीन में से एक से अधिक। नेक्स्ट है सोरोकिन के सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत में उन्हें संगतियाँ कौन सी है? भावात्मक आदर्शात्मक चेतना, बहुत फेमस इनका ये सिद्धांत है, हर एक परीक्षा में पूछा जाता है, नेट में, पीजीटी में, हर एक हायर एजुकेशन में, सब में, तो डी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोजर के सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता है? तो अभी बताए संघर्ष से विनाश होता है, बिल्कुल गलत है, इसे नहीं कहे हैं कोजर। कोजर ये कहे संघर्ष सार्वभौमिक घटना है, संघर्ष कोई कुछ सकारात्मक प्रकार है, तो बीज हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन हुई साइड ऑफ द सॉलिडरिटीज कंसाइंस कलेक्टिव कंप्लीटली एनवेलप्स इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। दुर्खिम के जो सारे डायरेक्टरी दिए गए हैं उसमें कलेक्टिव कंसाइंस का जो होना पाया जाता है कंप्लीटली व्यक्तिगत कंसाइंस से भी लिया जा सकता है, या उसमें आपस में एक सामाजिक समूह इस तरह से होता है जो एक सॉलिडरिटी पैदा करता है, तो मैकेनिकल में पैदा करता है ना कि ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी कलेक्टिव कंसाइंस बेस नहीं होता है, राइट, ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है विथ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ सोशल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट होने से क्या बढ़ा है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रिप्लेस्ड बाय रिप्रेसिव, रिप्रेसिव लॉ इज रिप्लेस्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटिव, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रिप्रेसिव लॉ को रिप्लेस कर दिया है, मतलब कि प्रतिकारी व्यवस्था विनाशकारी व्यवस्था को हटा करके सुधारात्मक व्यवस्था लागू की है, बीज राइट, ये दुर्खिम का फेमस थ्योरी है। नेक्स्ट है व्हिच आर द फॉलोइंग इज फंक्शनल प्री रिक्वेस्टेज अकॉर्डिंग टू पार्सन। तो ये एजल दिए हैं, एजल मतलब एडाप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन, लेटेंसी, लेटेंसी आना ये और बाकी तीनों है, तो ये पार्सन के प्री रिक्वेस्टेज फंक्शन हैं सोशोलॉजी में, तो डी इज राइट, मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट है हिंदी में है किस प्रकार की एकजुटता में अंतरात्मा सामूहिक रूप से व्यक्तिगत चेतना को पूरी तरह से घेर लेती है? तो ये आंतरिक एकजुटता है जो कि अंतरात्मक सामूहिक रूप से व्यक्तिगत चेतना को घेर लेती है, राइट। समाज के सामाजिक विकास के स्तर के बढ़ते स्तर के साथ दमनकारी कानून को प्रतिकारी कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, दमनकारी कानून को हटा दिया जाता है, प्रतिकारी कानून स्थापित किया जाता है, बी इज राइट, वहाँ पर ऐसे सारे स्टिटिवला रिप्रेसिवला। नेक्स्ट है 93 पार्सन के अनुसार कौन सी प्राकृतिक पूर्व आवश्यकता है? तो लक्ष्य, प्राप्ति, अनुकूलन, एकीकरण तीनों है, डी उपयुक्त में से एक से अधिक ही राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिड्यूस्क्यूल एंड गॉसिप आर एग्जाम्पल ऑफ, मतलब बातचीत करना, गॉसिप करना, मजाक करना है, कौन सा उदाहरण है? तो इनफॉर्मल और सोशल कंट्रोल है। अनौपचारिक है, ये औपचारिक हो ही नहीं सकता है, अनार्किक बिल्कुल नहीं, बीज राइट। व्हेन मटेरियल कल्चर डेवलप एट मच फास्टर रेट देन नॉट मटेरियल कल्चर इज ए टर्म एज, ये लगभग परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे नेट हो चाहे यूपीएससी भी सार्फ की उसमें भी पूछा गया था, तो कल्चरल लैग है, कहने का मतलब है कि मटेरियल कल्चर आगे चला जाता है, नॉन मटेरियल कल्चर पीछे रह जाता है। जैसे आजकल हम पहले रेडियो पे, रेडियो से टीवी पे है, टीवी से अब एआई टूल्स पे आ चुके हैं, या एलईडी कह लें, बट हमारा रहने का ढंग, कहने का ढंग, बोलने का ढंग सब परंपरागत है, तो कल्चरल लैग हो जाता है। हम नॉन मटेरियल कल्चर मतलब हमारे विचार, आइडियाज, संस्कृति ये सब होते हैं, तो अगर ये सब पीछे रह जाते हैं आज के दौर में तो उसे हम कल्चरल लैग कहते हैं, सही राइट, आगमन का फेमस थ्योरी है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ रेफरेंस ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप कौन कौन से हैं? तो एप्रेशनल रेफरेंस ग्रुप, नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप, पॉजिटिव, ये तीनों तीनों हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव बेस पे लेना हो तो पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप, नेगेटिव बेस पे लेना नेगेटिव, आकांक्षा रूप में लेना आकांक्षात्मक, तो मोर देन वन कहा तो डी इज राइट।
द कॉन्स्टिट्यूशन एबलिश्ड अनटचेबिलिटी अंडर व्हिच आर्टिकल। ये तो अनटचेबिलिटी हमारा आर्टिकल 17 में आता है, बट आर्टिकल 17 दिया नहीं है, तो हमारा ई सही होगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है उपहास और गपशप किसके उदाहरण है? हिंदी है तो अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण है। जब भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति की तुलना में बहुत तेज गति से विकसित होती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सांस्कृतिक विलंबना, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में कल्चरल लैग। आगमन ने बहुत अच्छे समझाया इसको। कौन से संदर्भ समूह के प्रकार हैं? संदर्भ समूह हमारा तीन हो सकता है, आकांक्षी संदर्भ समूह, नकारात्मक और सकारात्मक। उसे सब में संदर्भ समूह लगा ही है, तो इसे कॉमन सेंस, डी इज राइट। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में, तो यहाँ पर है नहीं अनुच्छेद 17, तो ई इज राइट, ओपन में से कोई नहीं। कल्चर इज कॉम्प्लेक्स होल व्हिच इंक्लूड। कल्चर हमारा एक सामाजिक वो कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संगठन है जो इंक्लूड होता है किसमें? नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, तीनों में होता है, मोर देन वन ऑफ द। हमारा कल्चर नॉलेज से बनता है, बिलीफ से बनता है, आर्ट से बनता है, राइट, इज राइट। नेक्स्ट ई.वी. रामास्वामी नायकर इज नोन एज द लीडर ऑफ द लोअर कास्ट मूवमेंट ऑफ व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये साउथ इंडिया के हमारे आते हैं, एज राइट। नेक्स्ट है बेबर इंट्रोड्यूस्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन। बेबर का स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? क्लास, स्टेटस एंड पावर। CSP शॉर्टकट में कहें तो एज राइट, वर्ग परिस्थिति और शक्ति। नेक्स्ट हमारा है संस्कृति एक जटिल संपूर्ण है जिसमें शामिल है। तो इसमें तीनों ज्ञान, आस्था, कला तीनों शामिल हैं, डेज राइट। ऊपर में से ई.वी. रामास्वामी नायकर निम्न जाति आंदोलन के नेता के रूप में भारत के किस भाग में जाना जाता है? दक्षिण भारत के भाग से आते हैं, उत्तर भारत, पश्चिम भारत से कोई लेना देना नहीं इनका। बेबर ने स्त्रीकरण के निमित्त से किस आधार की शुरुआत की? बेबर वर्ग परिस्थिति शक्ति से आते हैं, क्लास, स्टेटस एंड पावर जिसे कह लेते हैं। फिर है हु हैज रिटन द बुक द डेथ ऑफ द फैमिली। तो डेविड कूपर, इनकी फेमस बुक है, लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डाइवर्स फैमिली फॉर्म फैमिली कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। तो ये रूल ऑफ रेजिडेंस, रहने का क्या परिवार किस तरह से रहा जाता है? रूल ऑफ रेजिडेंस, रूल ऑफ इनहेरिटेंस, फूडिंग पैटर्न, ये तीनों बेस पे होते हैं, रहने के भी, खाने के भी, उत्तराधिकार के बेस पर भी, मोर देन वन ऑफ द वेब राइट। नेक्स्ट है प्राइमरी इम्फेसिस ऑन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप देयर इज। तो प्राथमिक रहन सहन का क्या ढंग है? पति पत्नी और का संबंध क्या है? तो कॉन्जुगल, कॉन्जुगल होता है, ना कि रक्त रिलेशन होता नहीं, पति पत्नी का रिश्ता जहाँ तक होता है कंजुगल होता है, कंपोजिट फैमिली होगी नहीं, एज राइट। नेक्स्ट द डेथ फैमिली किसके लेखक हैं? डेविड कूपर इसके लेखक हैं। परिवार के विविध पारिवारिक स्वरूपों के आधार पर किया जाता है, तो निवास के नियम पर, उत्तराधिकार के नियम पर, भोजन पद्धति पर, तीनों पे, डेज राइट, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये कह रहा है पति पत्नी के रिश्ते प्राथमिक जोड़ है, दाम्पत्य मूलक परिवार है, ना कि रक्त मूलक सम्मिश्र परिवार, एज राइट। नेक्स्ट ब्यूरोक्रेसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच अथॉरिटी। ब्यूरोक्रेसी मतलब है अथॉरिटी के बेस पे, तो लीगल होगा, ये मैक्स वेबर का फेमस सिद्धांत भी है, क्रेस्मेटिक, ट्रेडिशनल, लीगल, तो एज राइट। नेक्स्ट है मॉडर्न सोसाइटी इज गवर्न बाई। मॉडर्न सोसाइटी रूल ऑफ लॉ चलता है, ना कि कन्वेंशन डिवाइन लॉ से, तो एज राइट यहाँ होगा। नेक्स्ट हमारा है इफेक्टिव कंट्रोल एंड डोमिनेशन ऑफ ए मार्केट और इंडस्ट्री बाई ए फी पावरफुल फर्म्स इज नोन एज। तो ये मार्केट के बारे में कह रहा है कि जो इफेक्टिव लोग होते हैं वो डोमिनेट करते हैं इंडस्ट्री को, पावर या मार्केट को, तो उसे कहते हैं ओलियोगोपली। एनार्की राजाओं में होता है, ऑटोक्रेसी लेना देना नहीं है, तो एज राइट। नेक्स्ट नौकरशाही किस प्रकार सत्ता है? कानूनी सत्ता है नौकरशाही। आधुनिक समाज किसके द्वारा शासित होता है? कानून के शासन द्वारा होता है आज का समाज। कुछ शक्तिशाली फर्मों द्वारा किसी बाजार या उद्योग पर प्रभावी नियंत्रण प्रभुत्व को जाना जाता है अल्पाधिकार से, क्योंकि इनकी संख्या कम होती है पर अधिकार बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द गिफ्ट द फॉर्म एंड रीजन ऑफ एक्सचेंज इन आर्काइक सोसाइटी। तो मार्शल मॉस इसके लेखक हैं, बी इज राइट। हु इज अमंग द फॉलोइंग इज द नॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर। रिलीजियस वैल्यू, आइडियोलॉजी, इमोशन। तो कह रहा है कि नॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट इकोनॉमिक बिहेवियर निम्नलिखित में से कौन से? तो रिलीजियस वैल्यू है, आइडियोलॉजी, इमोशन है, तो तीनों है हमारा नॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट, राइट। हु एमंग द फॉलोइंग एम्फिसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ जजमानी सिस्टम। जजमानी सिस्टम को किसने प्रसारित किया है? तो योगेंद्र सिंह है, कैथरीन गैफ है, वाइजर है। तो कैथरीन गैफ वाइजर है तो मोर देन दो हो गया, तो डी इज राइट होगा। योगेंद्र सिंह भी किए होंगे क्योंकि गांव से भी बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है द गिफ्ट के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मार्शल मॉस है हिंदी में। निम्नलिखित है कौन सा आर्थिक व्यवहार का गैर आर्थिक निर्धारक है? गैर आर्थिक निर्धारक धार्मिक मूल्य, विचारधारा, भावना, तीनों है, डी इज राइट। किसने जजमानी व्यवस्था के महत्व पर जोर दिया है? तीनों दिए हैं, वाइजर, योगेंद्र सिंह,
कैसलिंगर तीनों हैं। नेक्स्ट है ए बॉडी दैट सक्सेसफुली क्लेम्स मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट फोर्स इन पर्टिकुलर टेरिटरी इज नोन एज। तो कह रहा है कि ऐसा कौन सा बॉडी है जो मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट करता है पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए, वो स्टेट भी है, नेशन भी, गवर्नमेंट है, राज्य भी अपने राज्य को चलाने के लिए कुछ फोर्स लेजिटिमेट करेगी, नेशन भी करेगा, गवर्नमेंट करती ही है, तो डी इज राइट मोर देन वन। Which one of the following is believed to be the earliest form of religion by Max Muller? तो ये नेचुरलिज्म होते हैं, एनिमिज्म ईवी टाइलर है, मोनोनिज्म भी दूसरे कोई हैं, तो ये यहाँ पर नेचुरलिज्म जो है मैक्स मुलर का है। Who defined religion in terms of distinction between the sacred and profane? हिमालय दुर्गम का फेमस सिद्धांत है। मेलोनास्की प्योर इम्प्योर की बात करते हैं। Which of the following perspective believes the change occurs in gradual adjustive fashion and not in a sudden violent fashion? मतलब कि ऐसा कौन सा पर्सपेक्टिव है जो कि अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे और बढ़िया से होता है, तो वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव है। कॉन्फ्लिक्ट अचानक होता है, साइक्लिकल चक्रीय रूप में होता है, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट एज राइट। नेक्स्ट है हिंदी में, एक ऐसा निकाय जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत एकाधिकार सफलतापूर्वक दावा करता है, जो किस रूप में जाना जाता है, उसे हम राष्ट्र सरकार के बारे में जानते हैं। मैक्स मूलर निम्नलिखित में से किस धर्म को प्रारंभिक रूप में मानते हैं? प्रकृतिवाद के रूप में, एक ईश्वरवाद, जीववाद को नहीं। फिर कितने धर्म को पवित्र और अपवित्र के रूप में मतभेद प्रभावित किया है? तो दुर्खिम ही है, सेक्रेट ऑफ प्रिफेन जो बताते हैं अंग्रेजी में। कौन सा दृष्टिकोण मानता है परिवर्तन क्रमिक समायोजनात्मक तरीके से होता है, ना कि अचानक हिंसक तरीके से? तो संरचनात्मक और प्राकृतिक परिपेक्ष ही बताता है। इसके रेडक्लिफ ब्राउन कर्ता धर्ता ज़्यादा माने जाते हैं। नेक्स्ट है वोमेन मूवमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच काइंड ऑफ सोशल मूवमेंट? तो वोमेन रिटेंटिव, ये रिटेंटिव मतलब है संपूर्ण रूप से सब कुछ चेंज कर देना, और रिवॉल्यूशन मतलब है ये भी पूर्ण रूप से क्रांतिकारी व्यवस्था को लाना। तो ऐसा कुछ किए नहीं है, रिफॉर्मिस्ट किए हैं, मतलब कि सुधारवादी किए हैं। तुम्हारा बी इज राइट, रिफॉर्मिस्ट। द चिपको मूवमेंट एज एन एग्जाम्पल ऑफ हुई द फॉलोइंग? चिपको मूवमेंट ज़्यादातर इकोलॉजिकल मूवमेंट है, रिडेंटिव हो ही नहीं सकता है। रिफॉर्मिस्ट, रिफॉर्मिस्ट कह सकते हैं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट इकोलॉजिकल ही होगा, तो सी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। चिपको आंदोलन जो सुंदरलाल बगुड़ा जोशी की अगुवाई में हुआ था। न्यू फार्मर्स मूवमेंट बिगेन द 1970 इन व्हिच रीजन? तो न्यू फार्मर्स मूवमेंट हमारा उत्तराखंड से शुरू होता है 70 में, बट पंजाब तमिलनाडु ये सिक्किम वाला ये 1980 से शुरू होता है, तो सीरीज का है 1970 के दशक से, कौन तो इनमें से कोई नहीं है राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंट ट्रेड यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग ट्राइब इन इंडिया? कह रहा है कि ट्राइब के लिए, भारत में जनजातियों के लिए कौन सा एक परमानेंट ट्रेड लाया गया है उनके लिए, जो कि इसमें से रीजन, लैंग्वेज, इकोलॉजिकल हैबिटेट? तो ज़्यादातर इकोलॉजिकल हैबिटेट से बिलोंग करते थे, तो इनके लिए इकोलॉजिकल हैबिटेट ट्रेड लाया गया था राइट। नेक्स्ट है हिंदी में, महिला आंदोलन किस प्रकार का सामाजिक आंदोलन है? सुधारवादी आंदोलन है। चिपको आंदोलन किसका उदाहरण है? चिपको आंदोलन हमारा सब है, चिपको आंदोलन हमारा सब नहीं, पारिस्थितिकी आंदोलन करके है ज़्यादा राइट। यहाँ डी ठीक है, उड़ाएंगे सी इज राइट। नेक्स्ट है 1970 के दशक में नए किसान आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुए? तो ये पंजाब तमिलनाडु सिक्किम में 80 में शुरू हुए थे, 1980 के दशक में। 1970 में उत्तराखंड में हुआ था, उत्तराखंड है नहीं थे, इज राइट। कौन सा भारत में जनजातियों को एकीकृत करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक अस्थायी गुण है? तो क्षेत्र, भाषा, पारिस्थितिकी और तीनों तीनों हैं, वर्ग में से एक से अधिक ठीक। वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक अस्थायी गुण है, अस्थायी गुण हमारा पारिस्थितिक आवास आ जाता है ठीक। तो डी सी इज मोर एप्रोप्रिएट, सी हमारा यहाँ राइट होगा, डी नेग्लेक्ट कर देंगे हम। नेक्स्ट है व्हाट आर प्रिवेंटिव चेक टू पॉपुलेशन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू माल्थस? माल्थस के अनुसार पॉपुलेशन को रोकने के लिए कौन सा पॉजिटिव चेक था इनके अनुसार? पोस्टपोनिंग मैरिज, देर में शादी करना, प्रैक्टिकल सेक्सुअल एब्सटेंस और सेलिबेसी मतलब कि ब्रह्मचर्य का सेवन करना, या फेमिनाइन व्यवस्था अपनाना। तो मोर देन वन, देर में शादी करना, ब्रह्मचर्य को अपनाना, दो से अधिक हो, ये डी राइट। नेक्स्ट है व्हाट आर पॉजिटिव चेक टू पॉपुलेशन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू माल्थस? तो फिर वही दिया गया है, फेमिनाइन डिसीज, पोस्टपोनिंग मैरिज। मतलब कि जैसे कोरोना आया था तो माल्थस होते कहते बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो जनसंख्या के विरोध में ही थे, क्योंकि इन्होंने बताया था कि जनसंख्या 2 4 6 8 10 के रूप में बढ़ रही है, और खाद्य पदार्थ 1 2 3 4 अंगड़ती रूप में। तो डी इज राइट, ए बी सी इज राइट, ए बी सी सही, डी इज राइट। द theory of demographic transition is linked to which of the following?
डेमोग्राफिक जनसांख्यिकीय संक्रमण इसमें से कौन से बिलोंग करते हैं? मतलब जनसंख्या किससे बढ़ती है? ओवरऑल लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। सामाजिक इंसान ज़्यादा ही होंगे, मॉडर्नाइजेशन होगा तब भी होगा, वेस्टर्नाइजेशन होगा तब भी होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव सही है, डी इज राइट। राइट। नेक्स्ट है माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के लिए कृत्रिम निरोध क्या है? ये विवाह टालना है, एवं संयम या ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अकाल है। तीनों तीन हमारा राइट है, डी इज राइट। नेक्स्ट है माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक निषेध क्या है? अकाल, बीमारियां। प्राकृतिक निरोध क्या है? प्राकृतिक निरोध हमारा केवल और केवल अकाल है, डी नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक निरोध होगा जब नेचुरल प्रिवेंशन होगा तो अकाल, अकाल जैसे सूखा पड़ना या भारी बारिश, सूखा पड़ना ये अकाल कहना पकड़ना कहलाता है, तो एज राइट, यहाँ डी नहीं होगा। नेक्स्ट है जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो ये सबसे होगा आर्थिक विकास समग्र से, आधुनिकीकरण प्रक्रिया से, पाश्चिमीकरण उपयुक्त में से एक से अधिक, डी इज राइट। ठीक। हम ये क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च? तो यहाँ पर हम क्वालिटेटिव में कौन नहीं यूज करते हैं? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को नहीं यूज करते हैं, इज राइट होगा। नेक्स्ट है रिसर्च वेयर बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड आर यूज्ड टू इज नोन एज। हम किसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों करते हैं? तो हमारा एक्सप्लोरेशन में होता है, क्वांटिटेटिव में क्वालिटेटिव, राइट। ट्रेंगुलेशन डिस्क्रिप्शन, इसमें हम क्वालिटेटिव ज़्यादातर करते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सोशल एसोसिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग। तो नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट सोशल एसोसिएशन के लिए ए बेस्ट एग्जांपल है सोशल कैपिटल, बी इज राइट। रिसर्च प्रोजेक्ट व्हिच कलेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन डेटा अबाउट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज नोन एज। तो हम ज़्यादातर रिसर्च प्रोजेक्ट में अगर हमें डेटा इकट्ठा करना होता है बहुत सारे लोगों का, तो सर्वे की मदद से करते हैं, सोशल सर्वे इज राइट। नेक्स्ट है हिंदी में किस विधि का उपयोग गुणात्मक अनुसंधान में निर्जात लेखन में करते हैं? शोध में मात्रात्मक गुणात्मक दोनों विधियों का उपयोग किया जाता है। कभी कभी हम त्रिकोणासन में भी देखते हैं, खैर इंटेग्रेशन में ज़्यादातर अन्वेषण में होता है। हम डी भी ले सकते हैं, बी भी, मोस्ट प्रिपेयर डी ही होगा। देख लेते हैं संपर्कों सामाजिक संघों का नेटवर्क में किसका उदाहरण है? तो ये सामाजिक पूंजी का है, क्योंकि सामाजिक और संघों और संपर्कों हम नेटवर्क मौजूद करते हैं तो हम सोशल कैपिटल करते हैं। ये पीयर रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट है, अनुसंधान परियोजना जो बड़ी संख्या में लोगों के बारे में मानकीकृत तथ्य एकत्र करती हैं कहलाती हैं, तो सोशल सर्वे, सामाजिक सर्वेक्षण। नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड सोशल चेंज? तो रिलीजन और सोशल चेंज के बारे में मार्क्स भी कहते हैं, मैक्स वेबर भी कहते हैं, दुर्खेम भी कहते हैं, इज राइट। नेक्स्ट सिस्टम बाय व्हिच कैटेगरीज ऑफ पीपल इन ए सोसाइटी आर रैंक्ड इन ए हायरार्की इज नोन एज। तो जो रैंक किया जाता है, स्त्रीकरण किया जाता है, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ही होता है, उसके अनुसार ही हायरार्की की जाती है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। नेक्स्ट है हु हैज डिस्टिंग्विश बिटवीन लार्ज कलेक्शन एंड नॉन लार्ज कलेक्शन? तो वेलफेयर पेरेटो, इसके बारे में बताते हैं, एज राइट। नेक्स्ट है कौन धर्म और सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन से संबंधित है? सब संबंधित है, बेबर, दुर्खिम, मार्क्स, एज राइट। वह प्रणाली जिसके द्वारा किसी समाज में लोगों की श्रेणियों को एक पदानुक्रम में स्थान दिया जाता है क्या कहलाती है? सामाजिक स्थितिगुण कहलाती है। तार्किक क्रिया, तार्किक क्रिया किसके बीच अंतर है? पेरेटो ने इसके बीच अंतर किया है। नेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्परेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन वाज कंट्रीब्यूटेड। तो ये राल्फ डेहनडॉर्फ हैं जो कि एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। नेक्स्ट कस्टम ऑफ इंडिविजुअल हु स्टैंड ऑन द मार्जिन
of the class system because they are not wholly integrated into the division of labor are termed। तो जाहिर सी बात है लम्पेंट प्रोलेटेंट हैं, सरबराह वर्ग आता है इसमें, कोई बुर्जुआ एलीट वर्ग इसमें नहीं आ सकता। अनटचेबल कास्ट आर कंसीडर्ड, तो अनटचेबल जात के अंदर होता है ना कि जाति बाहर इनसाइड द कास्ट हायरार्की। पेज राइट। नेक्स्ट है आदेशात्मक रूप से सामाजिक सामाजिक संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, तो डेरेनडार्फ ने ही किया है हिंदी में। उन व्यक्तियों के समूह जो वर्ग व्यवस्था के हैसियत पर खड़े हों क्योंकि श्रम बांध पूरी तरह एकीकृत नहीं हुए तो अल्पकालिक सरबराह होते हैं। एज राइट। नेक्स्ट है एक्सप्रेस जातियाँ मानी जाती हैं जाति के पदाक्रम अनुक्रम के अंदर, जैसे SC ST या OBC में कुछ जातियाँ या उच्च वर्ग इन्हें अछूत मानता है या जातक्रम के अनुसार रखता है। हु among the following is a conflict theorist। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट कौन कौन से हैं, डेरेनडार्फ भी हैं, कोजर भी हैं, कोलंस भी हैं। तो डी इज राइट, मोर देन वन ऑफ द अबव राइट होगा। द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एक्टरेज एक्ट एज इनटू कम इफेक्ट, तो ये इफेक्ट में आया 1990 में। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एक्टरेज एक्ट राइट, एज राइट। नेक्स्ट होगा हु अमंग द फॉलोइंग इज आर एसोसिएटेड विद द पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म कैसे एसोसिएटेड है, अगस्त कांत से हैं। बी इज राइट। नेक्स्ट कौन एक संघर्ष सिद्धांतकार हैं, तो ये डेरेनडार्फ, कोजर, कॉलिंस। डी इज राइट। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, 90। कौन प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है, अगस्त कांटे हैं। नेक्स्ट मैनिफेस्ट फंक्शन आर दोज ऑफ दैट आर इंटेंडेड रिकॉग्नाइज्ड है। मैनिफेस्ट फंक्शन लेटेंट होता है, इन अनइंटेंडेड अनरिकॉग्नाइज्ड राइट। यहाँ पर सी हमारा सही है, मार्टन का फेमस है कॉन्सेप्ट। द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन वाज लीडेड बाय होम, काका कालेलकर ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग कमीशन को हेड किया था। बीपी मंडल ने तृतीय बैकवर्ड क्लास को कमीशन को हेड किया था। नेक्स्ट है द हायरार्की। द हायरार्की ऑर्डरिंग ऑफ कास्ट इज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन, कास्ट के बेस पे तो प्योरिटी इम्प्योरिटी लुईस डिमा का फेमस कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है लेटेंट फंक्शन आर दो, लेटेंट फीस दिया गया है, अनइंटेंडेड भी है और अनरिकॉग्नाइज भी है, मोर देन टू हो गया, मोर देन वन हो गया, तो डी इज राइट। इंटेंडेड नहीं है लेकिन मोर देन वन हो गया तो डी इज राइट होगा। प्रकट प्रकार हैं, प्रकट प्रकार अपेक्षित तो मान्यता प्राप्त होते हैं। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, कालेलकर के द्वारा। जातियों के पदानुक्रम क्रम किसके भेद पर आधारित है, शुद्धता और अशुद्धता के भेद पर। अप्रकट प्राकार हैं, ये अप्रकट प्राकार अनपेक्षित भी हैं, अमान्य भी हैं, तो मोर देन वन तो डी। नेक्स्ट फंक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन वाज प्रोपाउंडेड, तो डेविस एंड पार्सन भी हैं, डेविस और मोर भी हैं, पार्सन भी हैं, तो हमारा मोर देन वन तो डी इज राइट। Who had applied the reference group theory to analysis mobility within the caste system, एम एन श्रीनिवास हैं जो रेफरेंस ग्रुप कास्ट सिस्टम के आधार पर देते हैं। सी इज राइट। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ जॉइंट फैमिली इन इंडिया, तो कॉमन रेजिडेंस होता है जॉइंट फैमिली में, जॉइंट पे ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी सब जॉइंटली होते हैं, कोऑपरेशन एंड सेंटीमेंट भी होता है। डी इज राइट, मोर देन वन राइट है तो डी इज। नेक्स्ट है अस्थिरीकरण का प्राकृतिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, डेविस पार्सन द्वारा, डेविस मूर द्वारा, पार्सन रास के द्वारा। डी इज राइट, सबके द्वारा। जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का संरक्षण करने के लिए किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का उपयोग किया था, एम एन श्रीनिवास ने किया था। इसमें घोड़े नहीं होंगे, सी इज राइट, मिस्टेक हुआ है, डी राइट दिया गया लेकिन सी राइट होगा। नेक्स्ट भारत में संयुक्त परिवार की विशेषता है सामान्य निवास, संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व, सहयोग और भावना, तीनों है तो डी इज राइट। नेक्स्ट मैट्रियार्की अनलाइक पैट्रियार्की हैज बीन, मैट्रियार्की को किस रूप में जानते हैं, या तो एन एम्पिरिकल रेदर देन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, यही है, ये एम्पिरिकली ज़्यादा होता है थ्योरेटिकल बेस से, क्योंकि मातृ समाज जो होता है वो विचारों पे भावनाओं पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल ज़्यादा होता है, वो एम्पिरिकल ज़्यादा होता है थ्योरेटिकल के हिसाब से, तो बी इज राइट, यूनिवर्सल नहीं होता। सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिलिनियल सोसाइटी, खासी मेघालय की है, इसमें यही पाया जाता है, बैगा मुंडा ये प्रतीकात्मक है। हु हैज डिस्कस्ड अबाउट ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड रैशनल लीगल अथॉरिटी,
तो ये मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट है फेमस। नेक्स्ट, पितृतंत्र के विविध मातृतंत्र एक सैद्धांतिक संकल्पना बजाय अनुभविक संकल्पना है, राइट। कौन सा मातृवंशीय समाज का उदाहरण है? तो खासी समुदाय। नेक्स्ट, पारंपरिक सत्ता और तर्कसंगत कानून सत्ता, ये मैक्स वेबर का है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग एनालाइज पैट्रिमोनियलिज्म इन हिज बुक इकोनॉमी ऑफ सोसाइटी, एक बुक है मैक्स वेबर की, तो कॉन्सेप्ट भी नहीं का है, सेज राइट। हु अमंग द फॉलोइंग स्टडी कुला एक्सचेंज, कुला एक्सचेंज के बारे में मार्शल मैक्स बेलुनास्की दोनों करते हैं, तो मोर देन वन हो गया, तो डी इज राइट। नेक्स्ट है मार्केट एक्सचेंज इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो किस पर? कॉन्ट्रेक्चुअल, पर्सनल, मार्केट। मार्केट एक्सचेंज मार्केट बेस पे संबंध होगा तो मार्केट रिलेशन ज़्यादा सही है, सही राइट। नेक्स्ट, किसने पुस्तक इकोनॉमी सोसाइटी पुस्तकवाद का विश्लेषण किया है? तो ये है स्पेंसर मैक्स वेबर। कुल एक्सचेंज का अध्ययन किसने किया है? मास और मेंडलस के दोनों किए हैं, तो डी इज राइट। बाजार विनिमय ये बाजार संबंध के पर आधारित होता है। नेक्स्ट है द जजमानी सिस्टम इन द ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, जजमानी सिस्टम जो होता है कैश, बार्टर, इकोनॉमी, गिफ्ट। हम गिफ्ट में देते हैं कार्य करने के बजाय, बार्टर भी देते हैं कभी कभी, अब आजकल तो कैश भी चल रहा है, कैश भी देते हैं, मोर देन वन, डी इज राइट। द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की फेमस बुक है। द प्रोसेस बाय व्हिच समथिंग व्हिच वाज नॉट ए कमोडिटी इज मेड इनटू ए कमोडिटी एंड बिकम्स पार्ट ऑफ द मार्केट इकोनॉमी, ए कमोडिटाइजेशन, ए कमोडिटाइजेशन है ही, राइट। प्रोडक्शन इंटरप्रिटेशन नहीं है। नेक्स्ट है पारंपरिक भारतीय समाज में जमाई प्रथा किस पर आधारित थी? तो ये तीनों वस्तु विनिमय, उपहार, नगद, ये तीनों थी, एक से अधिक। द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने इसको लिखा है। इस प्रक्रिया के द्वारा कोई वस्तु जो उपयोगी वस्तु नहीं थी को उपयोगी वस्तु बना दिया जाता है और वह बाजार अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाती है। क्या है? तो उत्पादनीकरण है, एज राइट। नेक्स्ट, ए प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन इज टर्म्ड एज, कह रहा है कि रिलीजन का डिक्लाइन किस प्रकार से हुआ है? जाहिर बात है, सेकुलराइजेशन करेंगे तब भी डिक्लाइन होगा रिलीजन, सेकुलराइजेशन करेंगे तब भी डिक्लाइन होगा रिलीजन, वेस्टर्नाइजेशन करेंगे तब भी, तो मोर देन वन ऑफ द अबव, डी इज राइट। मोस्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन एरियाज हु वेयर एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द न्यू टेक्नोलॉजी, जो हरित क्रांति हुई है उससे हमारे बहुत बड़े किसान ही फायदेमंद हुए हैं, क्योंकि जितने हमारे मॉडिफाइड बीज थे या हाइब्रिड बीज थे उसको लोकल किसान या मीडियम किसान, स्मॉल किसान ले नहीं सकते हैं, तो ज़्यादातर बी वालों लार्जर फार्मर को फायदा हुआ, बीज राइट। व्हाट इज द फीचर ऑफ द सोशल मूवमेंट, सोशल मूवमेंट के फीचर कौन है? लीडरशिप होती है बिल्कुल, सस्टेन कलेक्टिव एक्शन होता है बिल्कुल, शेयर ऑब्जेक्टिव एंड आइडियोलॉजी होती है, सही, डी इज राइट, मोर देन वन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ सोशल मूवमेंट, कौन सा इसमें सोशल मूवमेंट? सब हैं रिलेटेड, चाहे रिडेम्पटिव हो, चाहे रिफॉर्मिस्ट हो, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट और ये सामाजिक आंदोलन है, तो डी इज राइट। नेक्स्ट, धर्म के प्रभाव में कमी आने की प्रक्रिया कहा जाता है सब धर्मनिरपेक्षीकरण के कारण होता है, संस्कृतिकरण के होता है, पश्चिमीकरण के, तो डी इज राइट। उपयुक्त में से एक से अधिक। हरित क्रांति के अधिकांश क्षेत्र में नई तकनीकी कौन सा लाभान्वित है? तो बड़े किसान हैं, डी इज राइट। एक सामाजिक आंदोलन की क्या विशेषताएं हैं? ये निरंतर सामूहिक कार्रवाई है, नेतृत्व, साझा उद्देश्य और विचारधारा है, डी इज राइट। कौन सा एक प्रकार का सामाजिक आंदोलन है? प्रतिनात्मक, सुधारवादी, क्रांतिकारी, दो तीनों तीनों, डी इज राइट। नेक्स्ट, classification of tribe on the basis of acquired trait use which criteria? Mode of livelihood, extent of incorporation into Hindu society, language, ये तीनों है, more than one। When the tribal group begin to define themselves as tribals in order to distinguish themselves from the newly encountered others, it is known as tribalism। ये ट्राइबलिज्म के बारे में बताता है, कह रहा है कि ट्राइबल ग्रुप बिगिन टू डिफाइन देमसेल्व्स ट्राइबल ऑर्डर एंड डिस्टिंग्विश देमसेल्फ फ्रॉम द न्यूली इनकाउंटर्ड नोन है, तो ये जनजातिवाद, जनजात विचारधारा कहलाती है, न कि संस्कारिजेशन, मॉडर्नाइजेशन, राइट। assertions of tribal identity in contemporary times according to Virginius Khaka is attributed primarily to which of the following? कह रहा है emergence of middle class, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस, ग्लोबलाइजेशन, तीनों तीनों है। वर्जिनियस खाका ने तीनों तीनों बताया कि इससे हमारे ट्राइबल कम्युनिटी में विकास होता है, डी इज राइट। माल्थस थ्योरी ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ हैज बीन आउटलाइन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्कर्स, तो ये ज़्यादातर अगर बात करें माल्थस की पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, तो एन एस से द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के बारे में ज़्यादा कहें हैं, तो ए इज राइट होगा, डी नहीं होगा, सही। नेक्स्ट है हमारा
अर्जित लक्षण के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण किस मानदंड का उपयोग करता है? तो आजीविका के साधन के रूप में, हिंदू समाज में प्रवेश की सीमा के रूप में, भाषा के रूप में। तो हमारा तीनों सही है, डी इज राइट। जब आदिवासी समूह जब आदिवासी समूह खुद को नए संपर्क में आए अन्य लोगों को अपने आप को अलग दर्शाने को स्वयं को जनजाति के रूप में प्रकट करने लगते हैं तो इसे कहा जाता है जनजातिवादी विचारधारा कहा जाता है। वर्जीनियस खाका के अनुसार समकालीन समय में जनजातीय पहचान के दावों को मुख्य रूप से किन कारणों को जिम्मेदार ठहराया गया है? तो डी, जनजातीय समाज मध्यम वर्ग का उदय से, औद्योगिक प्रक्रिया से, वैश्वीकरण प्रक्रिया से। डी इज राइट। माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत को उनके किस कार्य में रेखांकित किया गया है? ज्यादातर एनएस से आंध्र प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पढ़ते हैं तो ए इज राइट। राइट। नेक्स्ट है इंडिया वाज द व्हिच कंट्री एक्सप्लिसिटली अनाउंस अ पॉपुलेशन पॉलिसी 1952 में जो एक पॉलिसी लाई थी, जनसंख्या नीति लाई थी, वो पहला ही देश था ऑल वर्ल्ड में, तो फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सफर्ड सेटबैक ड्यूरिंग व्हिच ईयर? 77 में आई थी इंदिरा काल में परिवार नियोजन कार्यक्रम, बट 75-76 लिखा है तो वही 1975-76 राइट है, जिसमें इनकी सरकार भी चली गई शायद। एज स्पेसिफिक सेक्स रिलेशन बिगन टू द कंप्यूटेड टू विच ईयर इन इंडिया? तो सेक्स रेशियो जो है गणना शुरू हुई इसकी 1961 से ही भारत में। नेक्स्ट हिंदी में देख रहे हैं 1952 में भारत पहला देश था जिसने स्पष्ट रूप से जनसंख्या की घोषणा की, तो एज राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम 1977 में आया था बट 75-76 दिया गया है तो एज राइट होगा यहाँ पर। भारत में आयोजित लिंगानुपात किस वर्ष हुआ है? तो 1961 शुरू हुआ है। थैंक यू गाइज। एनी प्रॉब्लम कमेंट प्लीज एंड लाइक आल्सो।